हेलो एवरीवन। सो क्लास 8 का एयर एंड ऑक्सीजन हम लोग स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 है पियर्सन आईटी फाउंडेशन का। तो वैसे तो इस चैप्टर में ऑक्सीजन के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है जो 10 में भी शायद नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में। तो खैर पहले एनसीईआरटी कर लेना, उसके बाद इसमें आना। तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग मेटल्स के बारे में देख लेते हैं कि कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम दोनों वेगरियसली रिएक्ट करते थे। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम विग्रेसली रिएक्ट करते थे। मैग्नीशियम को और कैल्शियम को थोड़ा सा हम लोग को स्लाइटली हीट करना पड़ता था। और एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इन लोग को तो और हायर टेम्परेचर रिएक्शन होकर वे लोग अपना ऑक्साइड बनाते थे। और आयरन जो है हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता था, Fe3O4 फेरिक टेट्रा ऑक्साइड। इसको याद रखना कि और एक क्रैकलिंग साउंड देता था। तो ये चीज देखा था। कॉपर के बारे में देखे कि कैसे CuO बनाता था कॉपर ऑक्साइड, और ये ब्लैक कलर का होता था। प्लस में हमने ये भी देखा था कि गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्ट करते ही नहीं है किससे, ऑक्सीजन से। तो वे लोग रिएक्ट करते ही नहीं, चाहे कितना भी टेम्परेचर कर दो, गोल्ड और प्लेटिनम नहीं रिएक्ट करते ऑक्सीजन से। तो ये तो मेटल्स के बारे में था। अब जो हमारा था नॉन मेटल्स की, आखिर नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन, हालांकि हाइड्रोजन पे अभी भी बहुत लोग इसे मेटल भी समझते हैं, नॉन मेटल भी समझते हैं। कभी कभी मेटल की तरह, कभी नॉन मेटल की तरह। लेकिन बुक में तो हाइड्रोजन को यहाँ भी मेटल के रूप में लिया गया है। तो चलो मेटल की तरह देखते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है। लेकिन ये आसानी से नहीं बनता है, आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए। ऐसे इस रिएक्शन को होने के लिए हाई प्रेशर चाहिए, तब जाके वाटर का निर्माण होता है। तो वाटर बनाता है, और ऑक्सीजन और वाटर 1:2 के रेशियो में होते हैं। ये चीज हो गया, ऑक्सीजन और वाटर 1:2 के रेशियो में होते हैं। और एक चीज और कि जब भी ये रिएक्शन होता है तो आपको ब्लू फ्लेम मिलता है। ब्लू फ्लेम मिलता है किसका, ब्लू फ्लेम मिलेगा आपको ऑक्सी हाइड्रोजन, जिसको नाम है ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। ये रिएक्शन जब भी होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, जब भी गैसियस जो भी हो इनका, तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बनता है, और उसको ब्लू फिल्म कलर उसका होता है। तो ये चीज समझना। और उसके बाद फिर हम आते हैं नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फिर अब नाइट्रोजन का क्या हाल है। तो नाइट्रोजन जल्दी रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क और कैटलिस्ट लोगे तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है अमूमन, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनएक्टिव गैस है ना, तो कैसे जल्दी रिएक्ट करेगा किसी से भी। वो ऑक्सीजन ही नहीं, किसी भी चीज से जल्दी कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन हाँ, अगर हाई इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हो, ठीक है, या फिर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्या दोगे, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्या दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो क्या होगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, NO बनाएगा। नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड्स है, जैसे N2O, जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। जैसे फिल्मों में आपने देखा हुआ ना कि कोई गैस अति किया जाता है, कुछ सीन भी है कुछ मूवी में जहां सब लोग हंसने लगते हैं। तो ये और कुछ नहीं बल्कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ही यही गैस है, इसी को लाफिंग गैस कहते हैं। तो एक तो ये ऑक्साइड हो गया नाइट्रोजन का, एक NO हो गया जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। एक NO2 भी होता है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में, NO2 का कलर। तो NO2 का कलर भी ये आपको हो गया। तो इस तरह के कई ऑक्साइड्स हैं। अब कार्बन के साथ क्या हाल है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो कार्बन जब रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 बनाता है प्लस हीट देता है। तो ये रिएक्शन और कुछ नहीं, जब भी आप कोयला जलाते हो, किसी पेपर को या किसी भी चीज को जलाते हो, तो ये इसी तरह का रिएक्शन होता है। ये कार्बन, जैसे कोयले में कार्बन ही तो होता है। तो जब भी कोयला जलता है तो वो जलने का मतलब क्या है कि वहां ऑक्सीजन है, इसीलिए यहाँ O2 लिखा हुआ है। कोई भी चीज कंबशन करता है ना तो O+O2 इसलिए लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन कहीं और से आके, ऑक्सीजन पहले से है एटमॉस्फेयर में, और CO2। तो कोयला जब जलता है या कुछ ऐसा कोई भी चीज जिसमें कार्बन हो तो वो CO2 देता है। तो वही धुआं निकलता है उसमें से, वो CO2 ही है। और प्लस में हीट निकलता है, तो इसलिए उसका यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, कि हीट जो मिलता है उससे हम लोग खाना पकाते हैं, या उसी हीट से वाटर का इवापोरेशन करवा के उस भाप से टरबाइन को चलाया जाता है थर्मल पावर स्टेशन में। फिर सल्फर का क्या हाल है। तो सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। यही नहीं, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी थोड़ा मात्रा में बनता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में बनता है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया।
ये तो हो गया कि नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसा होता है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हो। जैसे कि आप कोई भी देख लो ना, C2H5OH, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल है, ये तो बहुत है। जितने भी अल्कीन हो गए, अल्कीन फैमिलीज हो गए, ठीक है, अल्कीन हो गए, अल्काइन हो गए, हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि हालांकि C2H5OH हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया है ना, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन के लिए आपको चाहिए कि उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो जितने अल्कीन हो गए, जैसे कि आपको CnH2n+2 का जो फॉर्मूला होता है, तो C2N6 हो गया, C3H8 हो गया, जो भी ये सब जो भी C4 CnH2n प्लस 4 दूनी 8 2 10 C4H10, ये ब्यूटेन हो गया, ठीक है, ये प्रोपेन हो गया। तो ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो अल्कीन हो गए, अल्केन हो गए ठीक है, और अल्काइन हो गए। तो ये जितने भी हैं, जिस फैमिली के जो भी आपको कंपाउंड्स मिलेंगे, वो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। तो मान लो कि कोई हाइड्रोकार्बन CXHY है, हमको नहीं पता उसमें कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं। तो CXHY ऑक्सीजन से जब मिलेगा तो क्या बनेगा? XCO2 प्लस Y/2H2O प्लस एनर्जी देगा। तो जब भी मोमबत्ती भी जलता है तो वहां भी यही केमिकल रिएक्शन होता है। मोमबत्ती का जलना या कैंडल का जलना केमिकल रिएक्शन क्यों है? इसी के चलते देख रहे हो ना, यही इसका केमिकल इक्वेशन है। मोमबत्ती के अंदर हाइड्रोकार्बन से, वो जो मोम होता है ना, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मोमबत्ती जलता है तो CO2 भी निकलता है, धुआं निकलता है ना मोमबत्ती चलते समय, प्लस में वाटर वेपर निकलता है। ऐसा नहीं कि लिक्विड फॉर्म में वाटर वेपर निकलते हैं, और प्लस एनर्जी निकलता है। एनर्जी किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। कैंडल में लाइट होता है, क्यों जलाते हो कैंडल? ताकि लाइट आए, और थोड़ा थोड़ा मात्रा में हीट भी निकलता है। इतना हीट तो नहीं निकलता, लेकिन हाँ, आप पास ले जाओगे अपने उंगलियों को तो जला ही देगा। तो वही तो एनर्जी का फॉर्म है। तो इस रिएक्शन को जानते हो, याद रखना। क्यों? क्योंकि स्टोइकोमेट्री में बहुत काम देता है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो रिएक्शन है ये स्टोइकोमेट्री में बहुत काम देता है। इसका याद करना कि CXHY प्लस O2 क्या रिएक्ट करके बनाता है? एक CO2 प्लस Y/2H2। बस इतना याद रखना कि CO2 X टाइम्स होता है और H2O Y/2 टाइम्स होता है। ये पहले से रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, देख भी सकते हो। इधर कार्बन कितना है? X कार्बन है, इधर भी X कार्बन है। इधर हाइड्रोजन कितना है? Y हाइड्रोजन है, इधर भी Y हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? इधर इधर ऑक्सीजन कितना है? तो ये 2x ऑक्सीजन है ना? नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? CXHY प्लस O2। तो यहाँ पर हो गया 2x ऑक्सीजन और प्लस Y/2। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? X/2 प्लस Y/4, ठीक है, X/2 प्लस Y/4 यहाँ पर आप कर सकते हो। ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, लेकिन जो बैलेंसिंग किया हुआ है वो काफी है, उतना से आपका काम चल जाएगा। CXHY प्लस O2, XCO2 प्लस Y/2H2O प्लस एनर्जी। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो इधर ऑक्सीजन कितना है? 2x प्लस Y/2 ऑक्सीजन है ना, और इधर कितना है? 2 ऑक्सीजन है। इधर 2 ही ऑक्सीजन है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमको चाहिए तो x प्लस Y/4 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को x प्लस Y/4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? CXHY प्लस, हालांकि ऑक्सीजन से ज्यादा लेना देना नहीं रहता है, x प्लस Y/4 O2, ठीक है, ये मिलके क्या बनाएगा? XCO2 प्लस Y/2H2O प्लस एनर्जी देगा। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स जितने भी बताया ना। तो इस तरह हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन? जैसे पेट्रोल भी तो हाइड्रोकार्बन है। LPG जिस पे आप खाना बनाते हो, वहां पर भी यही रिएक्शन होते रहता है। तो LPG में प्रोपेन ब्यूटेन पाया जाता है, तो वहां पर भी आप रिएक्शन लिख सकते हो। वुड हो गया, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ना, उनका भी ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसीलिए नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है कौन? ऑक्सीजन। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड आप देख रहे हो, ये ऑक्सीजन से मिलके वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पर कैटलिस्ट लेते हैं या प्लेटिनम को लेते हैं, तो क्या मिल जाता है यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन है, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिस रिएक्शन इज मेड यूज ऑफ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के लिए इस रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है इसको होना, क्योंकि इस रिएक्शन के बाद H2H2O7 बनता है और वहां से H2SO4 बनता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि किस प्रोसेस से इंडस्ट्रियली सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि वह कौन सा प्रोसेस है जिससे सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो इंडस्ट्रियली बनता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आप वहां देखोगे कि वहां पर एक स्टेप ये भी होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जब उसको करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम के साथ, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को बढ़ा सकता है उसके रेट को या घटा सकता है बिना खुद के ऊपर कोई अफेक्ट आए। कैटलिस्ट जो है ये नहीं कि यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज हो रहा है, नहीं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज नहीं होगा, वो खुद यूज नहीं होगा, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है घटा सकता है, जो भी ऐसे ऐसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर 2SO3 बना, फिर H2H2O7 में ये कन्वर्ट होता है और फिर H2SO4 बनता है। मैं उस प्रोसेस का नाम बोल रहा हूँ, लेकिन आप बताना मुझे कि इंडस्ट्रियली सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रोसेस से बनता है, किस उस मेथड का नाम क्या था, खैर जो भी हो। और दिस रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन द कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ये रिएक्शन जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो बदलता है, ये रिएक्शन ऑटोमोबाइल्स के कैटालिटिक कन्वर्टर में भी होता है। और ये भी रिएक्शन याद है, सबसे पहला जो लेसन था इस चैप्टर का, उसमें मैंने सवाल पूछा था कि क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 से हार्मफुल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए हार्मफुल है ज्यादा क्योंकि इसके इंटेक से जो हेमोग्लोबिन की जो क्षमता है ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो रिड्यूस हो जाती है। यानी हमारे अंदर जो हेमोग्लोबिन है, तो हमारे हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करने की उनकी जो पावर है, जो शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो इससे व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन उसके अंदर कम हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन का कम सप्लाई होगा तो उसे उसके मतलब तबीयत खराब होने या कई तरह की बीमारियां उसे हो सकती हैं, इसीलिए CO। लेकिन CO2 के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, CO2 ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होता है। CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में सहायक होता है, लेकिन लॉन्ग रन में ज्यादा घाटा देता है। CO2 क्या है, लॉन्ग रन में लॉन्ग रन में CO2 बहुत हार्मफुल है, लेकिन CO क्या है, शॉर्ट में जल्दी से ही ये हार्मफुल है, मतलब कम समय में ही हार्मफुल है। इसको आपने इनहेल किया और आपके हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरी करने का क्षमता घट गया, और उससे आपको कई तरह की शारीरिक दिक्कतें और मानसिक दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन आपके हर बॉडी पार्ट्स में पर्याप्त नहीं पहुंचा तो कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन CO2 के साथ ऐसा नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑटोमोबाइल फ्यूल्स, या कोई भी किसी भी कार्बन कंपाउंड का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन कैसे होता है, जब ऐसा कंबशन जो प्रॉपर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना हुआ हो, उसको इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदल देते हैं, और CO2 ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट से बाहर आता है। और ये थोड़ी सी अच्छी बात है, पूरी अच्छी तो नहीं है, क्योंकि CO2 भी तो हार्मफुल है ना लॉन्ग रन में। लेकिन अगर सिर्फ CO बाहर निकलता गाड़ियों के एग्जॉस्ट से तो और ज्यादा हार्मफुल होता। तो ये आप देख रहे हो ना, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलना और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, ये दो तरह के रिएक्शन ऑटोमोबाइल्स के कैटालिटिक कन्वर्टर्स में होते हैं। तो कितनी अच्छी बात है वो, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलके भी ऑक्सीजन क्या बनाता है, नाइट्रस डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस डाइऑक्साइड, इसको आप पढ़ सकते हो, नाइट्रस डाइऑक्साइड। और याद रखना ये NO2 का कलर रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो नाइट्रिक ऑक्साइड किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। कैसे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, तो NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। तो हमने नॉन मेटल्स के साथ देखा, हाइड्रोकार्बन्स के साथ देखा, फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का रिएक्शन देखा उन ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अदर कंपाउंड, जैसे कि अमोनिया, ये क्या है, NH3 को अमोनिया पढ़ते हैं। तो अमोनिया जो है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके प्लेटिनम, यहाँ पर कैटलिस्ट प्लेटिनम लिए हैं। प्लेटिनम इस रिएक्शन में खर्च नहीं होगा,
ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, यानी प्रोडक्ट के बनने की क्षमता को बढ़ाता है, जल्दी से प्रोडक्ट बनता है, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनते हैं जो भी हो। और टेम्परेचर बहुत हाई लिया है, देख रहे हो 500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या बना, अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। तो लेकिन अगर अमोनिया को पर्याप्त ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं रिएक्शन कराया जाए, यहाँ तो ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में लिए है ना, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन लिए हैं, ठीक है, मतलब जितना चाहिए सफिशियंट है। लेकिन अगर सफिशियंट ऑक्सीजन के बिना अमोनिया का रिएक्शन करवाया जाए ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है वो, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो जब अमोनिया को हमने सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया प्लेटिनम कैटेलिस्ट और 500 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या बना, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिला। लेकिन उसी अमोनिया को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया तो ब्लू फ्लेम के साथ हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना ये चीज, कि जब भी अमोनिया को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट करवाया जाता है तो एक ब्लू फ्लेम मिलता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। ओके, तो ये दो तरह के आपने देखा। दरअसल जो भी आप रिएक्शन देखते हो ना, तो उसमें कई तरह के वेरिएशन, जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन, कुछ कंपाउंड को ज्यादा टेम्परेचर में रिएक्ट करवाते हैं तो कुछ अलग कंपाउंड देता है, कुछ कंपाउंड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ कुछ रिएक्टेंट में रिएक्ट करवाते हैं तो अलग अलग समय में अलग अलग कंपाउंड देते हैं। तो उसी तरह का, लेकिन इस रिएक्शन को आप याद रखना कि अमोनिया लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब रिएक्शन होता है तो वो नाइट्रोजन गैस देता है और ब्लू फ्लेम कलर आता है। अब आते हैं सल्फाइड्स ऑफ सम मेटल रिएक्ट है, तो ये तो नॉन मेटल के साथ हो गया। अब आते हैं सल्फाइड्स ऑफ सम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हायर टेम्परेचर टू फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड विद एलिवेशन ऑफ SO2 गैस। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका सल्फाइड, जैसे ये क्या है, ZnS यानी जिंक सल्फाइड, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि जब इसको जलाया जाएगा, कंबशन होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का मतलब है कि उसका कंबशन होना, तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस बाहर निकलता है। यहाँ जितनी भी आपको रिएक्शन दिख रहे हैं, ये चारों देख रहे हो, चारों में क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है। तो जब भी अधिकतर मेटल के सल्फाइड्स है, उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर, कंबशन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये क्या है, आयरन सल्फाइड है। ये आयरन सल्फाइड है, यहाँ क्या बना, फेरस ऑक्साइड और SO2 गैस बनेगा। ये आयरन सल्फाइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो फेरिक सल्फाइड, जो भी हो, FeS2 है, ठीक है। आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ना, तो ये भी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, फेरिक, ठीक है। ये फेरस ऑक्साइड है, यहाँ आयरन +2 में है वैलेंसी, यहाँ आयरन +3 में है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और इसमें भी SO2 गैस बाहर निकलेगा। ये लेड सल्फाइड हो गया, ये क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा। हालांकि आप लेड का ग्रीक नेम में क्या इसका होता था, मैं भूल रहा हूँ, खैर जो भी हो, Pb भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि FeS जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट देता है, FeO देता है, FeO + SO2। लेकिन अगर FeS2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट देता है, फेरिक ऑक्साइड देता है और प्लस SO2 देता है। बाकी ये जो आप 2, 11, 2, 8 क्यों लिखा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन को, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट होता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन को ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस किया जाता है। हालांकि आप बस इतना भी याद रखोगे कि क्या बनता है तो आप खुद से भी बैलेंस कर सकते हो। अब कुछ नॉन मेटल्स के भी सल्फाइड है, वो तो मेटल्स का सल्फाइड है ना, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये तो मेटल सल्फाइड है। लेकिन नॉन मेटल्स है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो ये भी SO2 गैस ही देते हैं, देख रहे हो। और ये क्या हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 गैस देंगे। ध्यान देना, SO2 गैस ही मिल रहे हैं जब भी मेटल के सल्फाइड को, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है, या नॉन मेटल के सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है तो SO2 गैस मिल रहा है, ना कि CO2 गैस या ऑक्सीजन गैस या कुछ और। ऐसा बहुत सारे गैसेस है ना, N2 गैस या कुछ भी, जो भी हो, ये सब नहीं मिल रहे हैं, SO2 गैसेस मिल रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना होगा। अब आते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन जंग लगना बोलते हैं ना, अपने आम भाषा में जंग लग गया है, या इसको जो भी रस्ट हो गया है, ठीक है। ऐसे एक जंग का मतलब लड़ाई भी होता है ठीक है।
तो आयरन को जंग लगने से बचाना होगा, क्यों? क्योंकि आयरन में जब भी रस्टिंग हो जाता है तो वो आयरन को क्या करता है, कमजोर कर देता है, और हम नहीं चाहते हैं कि आयरन कमजोर हो, क्योंकि आयरन जब भी हम लोग किसी काम में लगाते हैं तो वो हैवी ड्यूटी के लिए लगाते हैं ना। अब आयरन में जंग लगते जाएगा तो कमजोर होते जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आयरन, तो सबसे पहले देखते हैं कि आयरन में जंग क्यों लग जाता है। तो देखो आयरन सॉलिड स्टेट में लिए हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी एटमोस्फेयर के प्रेजेंस में क्या बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। फेरिक ऑक्साइड ये क्या है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और यही फेरिक ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में भी, वाटर वेपर तो होते हैं ना, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं ना, तो वही वाटर वेपर यानी लिक्विड, या फिर आप वाटर वेपर होते हैं तो वाटर, या फिर लिक्विड आप वाटर लेते हो, तो यही फेरिक ऑक्साइड लिक्विड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रेट फेरिक, क्या बनाती फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड ऑन फर्दर रिएक्शन विथ वाटर वेपर बिकम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी लोहे को जंग लगने के लिए केवल ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, बल्कि वाटर की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि केवल ऑक्सीजन से तो फेरिक ऑक्साइड ही बनेगा, लेकिन वाटर जब मिलेगा ना तब जाके हाइड्रेटेड का मतलब ये होता है कि उस कंपाउंड में वाटर का प्रेजेंस है, तब जाके वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहलाएगा। ओके, तो यही है जंग लगना। इसी यही ये जो लिखा हुआ है ना, और एक सेंस टू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये डिपेंड करता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हर फेरिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Fe2O3 H2O हो जाएगा। अगर दो वाटर मॉलिक्यूल्स Fe2O3 के साथ जुड़े हुए हैं तो Fe2O3.2H2 हो जाएगा। तो इस तरह से होते जाएगा, इसीलिए x लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच इज वेरिएबल। यही है जंग लगना। तो जंग लगने के लिए या आयरन के रस्टिंग के लिए केवल एटमॉस्फेयर ही नहीं, बल्कि आपको वाटर की भी, मॉइस्चर की भी जरूरत है, ऑक्सीजन प्लस वाटर की जरूरत है, दोनों की। अब जंग लगना, हम सब नहीं चाहते हैं कि आयरन को जंग लगे, ज्यादा समय तक टिके, क्योंकि हमने पैसे से खरीदा है तो भाई पैसे की कीमत तो चुकानी है। अच्छा से, मतलब काफी दिन चले, हम सब लोग चाहते हैं। तो इसीलिए प्रिवेंशन के लिए इनामिलिंग किया जाता है। इनामिलिंग कहने का मतलब कि उससे कोटिंग किया जाता है। जैसे कुकिंग, बर्तन हो गए, बर्तन भी तो आयरन या इन्हीं चीजों से बने थे, स्टेनलेस स्टील से, तो इनको क्या किया जाता है, इनके मेटल सरफेस पे कोटेड और मेटल सरफेस, कुकिंग स्टोव्स, ovens, रेफ्रिजरेटर, वॉश बेसिन, यूटेंसिल एक्सेट्रा कोटेड ऑन मेटल सरफेस एट ए हाई टेम्परेचर, दिस इज इनेबलिंग दिस कोटिंग रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर। जो भी बर्तन होते हैं उनके सरफेस के ऊपर इनेबलिंग किया जाता है, ताकि जब भी हाई टेम्परेचर आए तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो अधिकतर ये यूटेंसिल्स में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यूटेंसिल्स को क्यों बनाया जाता है, ताकि वो हाई हाई टेम्परेचर को झेल पाए। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन यूजुअली जिंक का होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो जिंक के, आयरन के सरफेस पर जिंक की परत को चढ़ाने को, है ना, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये आयरन का सरफेस है, इस पर जिंक के मोल्टेन जिंक को परत को चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक को ही क्यों लेते हैं, कॉपर को क्यों नहीं, या दूसरे किसी को क्यों नहीं? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ओके, तो जिंक खुद रिएक्ट हो जाएगा बाहर के इन्वायरमेंट से और आयरन को बचा लेगा, ऐसा होता है। ओके, ये चीज तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में भी डिस्कस किया था कि क्यों नहीं कॉपर को लेते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन में, जिंक को क्यों? तो जिंक को इसीलिए लेते हैं क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर बाहर से मॉइस्चर आया भी, ऑक्सीजन आया भी, तो ये खुद रिएक्ट हो जाएगा और आयरन को बचा लेगा इस प्रोसेस में। तो ये हो गया गैल्वेनाइजेशन। टीनिंग, टीनिंग कंटेनर फॉर एडिबल मटेरियल्स। तो टीनिंग क्या कहते हैं कि आयरन के ऊपर टीन के लेयर को चढ़ाना, ठीक है, आयरन के ऊपर टीन के लेयर को चढ़ाना टीनिंग होता है। तो जो भी खाने के सामान आप देखते हो ना, जैसे कि पैकेट है, आप स्प्राइट पीते हो, तो स्प्राइट जो केन वाला जो स्प्राइट होता है उसके अंदर भी टीनिंग ही किया जाता है, टीन के परत को चढ़ाया जाता है। जिंक के परत को क्यों नहीं चढ़ाया जाता है, ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्यों नहीं जिंक के परत को चढ़ाया जाता है। या जो भी फ्रूट्स है या जूसेस होते हैं वे जिसमें आती हैं उनमें भी टीनिंग ही प्रयोग किया जाता है, ग्लैमेराइजेशन नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों है ये आप बताना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
मेथड नंबर 4, कोटिंग ऑफ क्रोमियम एंड निकल ऑन आयरन मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है किसी भी आयरन के ऊपर निकल और क्रोमियम के कोटिंग को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इस ऐसा करके भी हम आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं। अच्छा, ये सब करने का क्या फायदा है? ये सब करने का ये फायदा है कि आयरन का जो लाइफ है वो बढ़े और प्लस में उसका लुक भी अच्छा दिखे। ओके, ये दोनों है, लाइफ बढ़े और लुक भी उसका अच्छा दिखे। और एलोइंग, एलोइंग तो आप जानते हो कि एक या एक से ज्यादा मेटल को आपस में मिक्स करके एक नया मेटल बना, एक नया कंपाउंड बनाना। तो जैसे कि स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और आयरन को मिलाते हैं, प्लस में कार्बन के भी कुछ परसेंटेज को मिलाते हैं। तो जो नया, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन होता है, आपका क्रोमियम होता है, ठीक है, क्रोमियम, कुछ कार्बन भी मिलाया जाता है। तो ये सब मिला के जो बनता है वो स्टेनलेस स्टील होता है। तो स्टेनलेस स्टील भी रस्टिंग से काफी प्रूफ है और जल्दी रस्ट नहीं होता है। तो ये हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन में कि रस्ट क्यों होता है, रस्ट के प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रोसेस हो गया। ग्रेजुएशन में याद रखना जिंक है, ठीक है, ग्रेजुएशन के पूछा गया है इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको याद है कि जब भी हम ऑक्सीजन का हम प्रोसेस पढ़ते कि ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है, लेबोरेटरी मेथड पढ़े थे, इंडस्ट्रियल मेथड पढ़े थे और जनरल मेथड भी पढ़े थे। तो लेबोरेटरी मेथड में जब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़े से कैसे बनाया जाता है ऑक्सीजन को, तो जब भी हम टेस्ट करना चाहते थे कि कौन सा गैस निकला तो हम उसे स्प्रिंकलर के बगल में जाते थे, ठीक है, स्प्रिंकलर बर्निंग फ्लेम के बगल में जाते थे उस गैस को, और वो गैस रिकिंडल हो जाता था। रिकिंडल मतलब थोड़ा और तेजी से जलने लगता था, मतलब ऐसा लगा जैसा धधक उठा हो आग। तो ऐसा होना भी चाहिए अगर ऑक्सीजन गैस हो, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन में मदद करता है। तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो रिकिंडल हो जाएगा। तो सबसे पहला टेस्ट तो ये है कि क्योंकि अगर कोई गैस ऑक्सीजन है ये पता करने के लिए, तो वो गैस रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटलर, ठीक है, पहला अगर कोई गैस ऐसा करता है तो इसका मतलब वो गैस ऑक्सीजन है। फिर न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, लिटमस, लिटमस जानते हो ना कि जैसे लिटमस पेपर आप जानते हो ना कि ब्लू को रेड कर देता है वो एसिडिक होता है, रेड को ब्लू कर दे वो बेसिक होता है। दो तरह के लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। लेकिन अगर कोई गैस है लिटमस पे कोई कलर, कोई भी रिएक्शन नहीं शो करा, कि अगर मैं रेड लिटमस लूं उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस गैस का, हम लोग जब यूज किए तो। और ब्लू लिटमस पे भी इसका टेस्टिंग किए तो ब्लू का ब्लू ही रहा, रेड पर भी रेड का, रेड पर भी रेड का रेड ही रहा। तो इस ये न्यूट्रल होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल गैस है, लिटमस टेस्ट वो न्यूट्रल टू लिटमस होता है। कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर, याद है ना वो रिएक्शन, NO प्लस O2 क्या देता है, NO2 देता है। तो कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस होता है। तो अगर कोई गैस ऑक्सीजन होगा तो जरूर वो NO2 फॉर्म कर जाएगा, और NO2 तो ब्राउन कलर का होता है, रेडियस ब्राउन का। तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि वो गैस क्या है, ऑक्सीजन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको मैंने तो ले लिया है स्क्रीनशॉट, पता नहीं ले लिया हूँ क्या, जो भी हो। तो चौथा, टर्न पायरो गैलोल टू डार्क ब्राउन। तो अगर कोई गैस पायरो गैलोल को डार्क ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है तो इसका मतलब वो गैस भी ऑक्सीजन ही होगा। और पायरो गैलोल का आपको केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6O3। पैरोगैल ऐसे व्हाइट कलर का होता है और ये वाटर सोल्यूबल सॉलिड होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ ही मिलता है तो ये डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चार तरह के हमने पढ़े कि अगर कोई गैस रिकिंडल से ग्लोइंग स्प्लिंटर करता है तो ऑक्सीजन होगा, अगर वो गैस न्यूट्रल टू लिटमस होगा तो भी ऑक्सीजन होगा, अगर वो गैस नाइट्रिक ऑक्साइड को रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में बदल देता है तो भी वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, अगर वो पायरो गैलोल को डार्क ब्राउन कलर बदल देता है तो भी वो ऑक्सीजन होगा। तो ये चार तरह के हमने अभी तक पढ़े कि कैसे ऑक्सीजन को डिटेक्ट किया जाए। अब आते हैं यूजेस ऑफ ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन के तो कई सारे यूजेस हैं, जैसे रेस्पिरेशन में जो होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनता है तभी तो CO2H2 एनर्जी या ATP के फॉर्म में एनर्जी निकलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होता है, तो रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, कंबशन के लिए तो ऑक्सीजन और ज्यादा जरूरी है। बिना इसके तो कंबशन नहीं होगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, किसी मोमबत्ती को जलाकर उसके ऊपर एक गिलास रख देना, ठीक है, ठीक है, हालांकि वो गिलास काला हो जाएगा लेकिन उसको धो के रख देना, नहीं तो मम्मी बहुत डांटेंगी। ठीक है, तो मोमबत्ती छोटा सा लेना, उसके ऊपर
कोई ग्लास रख देना, और हो सके तो किस तरह का ग्लास, स्टील का भी रख सकते हो, कांच का भी रख सकते हो। आपको पता चलेगा कि कुछ देर बाद वो कैंडल बुझ गई, इसलिए नहीं बुझी कि कैंडल पूरी तरह खत्म हो गई, कैंडल अभी भी थी, एक नया कैंडल लेना थोड़ा सा, और कैंडल अभी भी बची हुई, लेकिन वो कैंडल बुझ गई। क्यों? क्योंकि इस ग्लास में जितना ऑक्सीजन था वो सब खर्च हो गया, और बाहर से कोई ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, और कंबशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, तो इसीलिए वो कैंडल बुझ गया। तो कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अभी आपने देखा ना कि कैसे सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलने पर वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता था, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का बहुत ज्यादा यूज है किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। एक्सप्लोजिव में भी यूज होता है लिक्विड ऑक्सीजन का, मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज होता है लिक्विड ऑक्सीजन का। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन में जैसे कि आयरन का जब एक्सट्रैक्शन होता है, आयरन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है अधिकतर। आयरन आप देखते हो एफी, अभी आपने देखा ना एफीएस प्लस ओ टू देखा ना, अभी वो क्या बनाता था? एफीओ प्लस, आपको क्या देता था? एफीओ प्लस क्या तो देता था, हाँ SO2 गैस। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में भी ऑक्सीजन यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका नाम मैं भूल रहा हूँ एफीएस का, पता नहीं, जो भी मतलब आयरन सल्फाइड तो है ही, फेरस सल्फाइड, लेकिन इसका एक दूसरा भी ये एक और है। ठीक है, तो एफीएस प्लस ओ आयरन, ये फेरस ऑक्साइड प्लस SO2। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी क्या देता है? ऑक्सीजन का यूज होता है। वेल्डिंग में भी, जब मैंने बताया था ना कि जब भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये बर्निंग फ्लेम, ब्लू फ्लेम बनता है, और उसको ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम भी कहते हैं, ऑक्सा हाइड्रोजन फ्लेम। लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन की जगह हम एसिटाइलिन को ले लिए, एसिटाइलिन को ले लिए, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और इसका वेल्डिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि वेल्डिंग में किस गैस का यूज करते हैं, तो एसिटाइलिन गैस का यूज करते हैं। हालांकि हाइड्रोजन का भी यूज करते हैं, लेकिन उसको यूज करने से 2800 या कुछ डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर जा पाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो एसिटाइलिन को लेने से क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह ये H2 प्लस O2 मिलके H2O तो बना देगा। हालांकि इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तब जाके H2O बनता है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर, और ये बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है इस तरह के, और ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम कहते थे ना, याद है ना? 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को न लेके एसिटाइलिन गैस को ले लिया हमने, तो क्या बनता है? उस समय टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है, और ऐसे उस फ्लेम को क्या कहते हैं? ऑक्सा एसिटाइलिन फ्लेम। और इसी को वेल्डिंग में कहता है। वेल्डिंग क्या होता है? मान लो दो लोहे का आती है और टूट गए, दोनों को आपस में जोड़ना है, तो दोनों को वेल्डिंग कर देते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, वेल्डिंग मतलब जोड़ना। अब कोई कपड़ा फट जाता है तो उसे तो सुई से तो हम लोग जोड़ देते हैं, सुई से उसे सिल देते हैं। लेकिन अगर लोहा टूट गया है, मान लो दो पार्ट्स हैं और उनको जोड़ना बहुत जरूरी है, तो क्या करेंगे? तो उनका वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। क्यों? क्योंकि लोहे को पिघलाना होगा, लोहे का, और लोहे को पिघलाने के लिए 100-200 डिग्री सेंटीग्रेड में तो लोहा नहीं पिघलेगा। तो इसीलिए एसिटाइलिन गैस का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, माउंटेन पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। डीप सी डाइविंग में भी हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को जाते हैं। एस्ट्रोनॉट भी जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में भी यूज होता है। हॉस्पिटल में 95% ऑक्सीजन और प्लस 5% CO2 का कॉम्बिनेशन यूज होता है हॉस्पिटल में। जो ऐसे रोगी जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, और तो इसके लिए 95% ऑक्सीजन प्लस 5% CO2 का मिक्सचर हम लोगों को देते हैं। तो ये चीज हो गया, और इसको कार्बोजेन भी कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? 95% ऑक्सीजन प्लस 5% CO2। ये क्या इस मिक्सचर को क्या कहते हैं? कार्बोजेन। हॉस्पिटल में इसका यूज होता है ज्यादातर, मतलब ठीक है, पढ़ देता हूँ। इट इज यूज फॉर एडिंग ब्रीथिंग इन पेशेंट विथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब आते हैं, हम लोगों ने कितना मिनट हो गया? हम लोग का 34 मिनट हो गया, जल्दी ही पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसी अब हजार्डस ऑफ एयर पोल्यूशन एंड देयर प्रिपरेशन। तो एयर पोल्यूशन तो आप जानते हो कि हम लोग की लालच बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो पेड़ काटे जा रहे हैं, इतने सारे इंडस्ट्री हो गए हैं, धुएं, तरह तरह के जहरीले धुएं इन्वायरमेंट में मिल रहे हैं, तो उसके चलते एयर पोल्यूशन हो रहा है।
तो एयर पोल्यूशन के चलते एसिड रेन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है, और एक और है ओजोन डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि होता क्या है। तो फैक्ट्री के चिमनियों से या जो भी हो SO2 गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब भी सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलते हैं तो ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, HNO3। तो ये जो दोनों बने हैं ना, ये हमारे इन्वायरमेंट में भी बन जाते हैं। होता क्या है कि ये गैसेस पहले से ही एटमॉस्फेयर में है, और जो बादल से जो पानी बरसते हैं तो ये हमारा H2 हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ऐसे देख लेना होगा कि यहाँ SO3 होगा या SO2 होगा। ठीक है, हालांकि बुक में SO3 लिखा हुआ है। तो ये इसका मतलब ऊपर से पानी नहीं बरस रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बरस रहा है और नाइट्रिक एसिड बरस रहा है। और ये बहुत खतरे वाली बात है, क्योंकि इनके बरसने से क्या होगा, जमीन पर जब भी आएंगी तो मिट्टी के फर्टिलिटी को कम करेंगी, वेजिटेशन को डैमेज करेगी। क्यों? क्योंकि जब ये पत्ते पर, फूल पौधों पर गिरेंगी ये पानी, वर्षा में तो पानी आ रही थी लेकिन इन्वायरमेंट में ये सब भरा हुआ था, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, नाइट्रिक एसिड बन गया। और जब वही एसिड पत्तों पर गिरेंगे तो पत्ते का रंग क्या हो जाएगा? पीला होने लगेगा, क्योंकि पत्ते इतनी एसिडिक कैरेक्टर को नहीं झेल पाएंगे। पत्तों के लिए भी एक मिनिमम एसिड होना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे तो वेजिटेशन क्या होगा? वेजिटेशन को डैमेज पहुंचेगा, वाटर को पोल्यूट करेगा। अब वाटर में मछलियां हैं इतनी, अगर यही पानी वाटर में, तालाबों में, झरनों में ये गिरने लगेगा ये पानी, तो क्या होगा? वाटर भी एसिडिक कैरेक्टर का हो जाएगा और वहां की मछलियां मरने लगेंगी। इस एसिडिक कैरेक्टर, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर भी सही नहीं है। तो एसिड रेन के चलते, हालांकि इसका स्क्रबर का यूज किया जाता है। स्क्रबर नाम सुना है? स्क्रबर का, स्क्रबर्स का यूज किया जाता है। स्क्रबर्स क्या करते हैं कि SO2 और NO2 के ऑक्साइड को, स्क्रबर क्या करते हैं कि स्क्रबर्स एसिडिक ऑक्साइड को रिमूव करने का काम करते हैं, याद रखना स्क्रबर्स। ठीक है, स्क्रबर्स क्या करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स को रिमूव, जैसे कि सल्फर ऑक्साइड और जो भी हो, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। तो स्क्रबर्स का यूज किया करके इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं चीज़ों को। स्क्रबर्स को इंटरनेट पर सर्च करना और देखना कि वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है। फिर आते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपको पता है कि CO2 इतना भारी मात्रा में इवॉल्व हो रहा है। आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा। ये सब इसी के लिए है ताकि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो धरती का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सब CO2 के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेजर्स हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो। ठीक है, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, विंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगाओ, सोलर एनर्जी लगाओ। तो अच्छा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या? तो होता क्या कि कार्बन, CO2 प्रेजेंट तो है ही इन्वायरमेंट में, और धरती पर जो किरणें आ रही हैं, तो कुछ लैंड मास है हमारे अर्थ पे, कुछ पानी है, तो जो किरणें आ रही हैं तो सभी किरणों को ऑब्जर्व नहीं कर लेती है जो भी लैंड है या वाटर है। कुछ किरणों को ये एमिट कर देती हैं, कुछ हीट को रेडिएट कर देती हैं। इसी रेडिएटेड हीट को जो CO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, इसी हीट को कैप्चर कर लेते हैं, इनको इंफ्रारेड रेज भी कहते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और अर्थ के इन्वायरमेंट को गर्म रखे रहते हैं। तो गर्म रखना तो जरूरी है, लेकिन अगर ज्यादा CO2 हो गए और ज्यादा गर्म बढ़ने लगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अभी हाल ही में कनाडा वगैरह में आपने देखा ना, कितने लोग मर रहे थे। ठीक है, हीट वेव के चलते मर रहे थे, हीट वेव के चलते मर रहे थे। अभी हाल में न्यूज पढ़ा कि ग्रीनलैंड में बारिश भी है, पहली बार बारिश ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड वो नॉर्थ पोल के तरफ है ग्रीनलैंड, और वहां तो बारिश नहीं होनी चाहिए, वहां तो बर्फ गिरना चाहिए ना, लेकिन बारिश हो रही है। इसका मतलब जरूर है कि बर्फ पिघल के बारिश बना। इसका मतलब इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? हमारा गर्म हो रहा है। कई सारे ग्लेशियर्स पिघल गए, तो खतरा इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोस्टल एरिया में जो नगर है वे डूब जाएंगे अगर आने वाले सालों में ऐसा ही रहता है। तो इनको पढ़ना इनके बारे में, और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब आते हैं ओजोन डिप्लेशन पे। तो ओजोन डिप्लेशन में CFC का नाम सुने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे R11, R12, ये सब CFC के एग्जाम्पल्स हैं। CFC में क्या होता है कि क्लोरीन, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है और कार्बन भी होते हैं।
तो जैसे CFCl3 ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करके यहाँ पर क्लोरीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन दे दिया, फिर यही क्लोरीन ClO ओजोन से फिर से रिएक्ट करके क्लोरीन बन जाएगा और फिर ऑक्सीजन दे देगा। अब देखो, अब रिएक्शन रुकेगा ही नहीं, फिर से क्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा, ओजोन से रिएक्ट करेगा और फिर ClO प्लस O2 दे देगा। और ये ClO फिर से किससे, क्योंकि ओजोन तो पहले से वहां प्रेजेंट है ही, कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में, याद है ना। तो ClO प्लस O3 और ये Cl प्लस 2, यानी कि बार बार क्लोरीन बाहर निकल जा रहा है, ओजोन को तो ऑक्सीजन में बदल दे रहा है और खुद बाहर निकल जा रहा है और फिर से ओजोन से रिएक्शन कर रहा है और फिर ओजोन को ऑक्सीजन में बदल दे रहा है और फिर से ओजोन से रिएक्शन कर रहा है। तो ये साइकिल बन जा रहा है। देख रहे हो, इस दोनों के रिएक्शन को ध्यान से देखना तो आपको पता चलेगा। यही होते रहा, यहाँ यही हो रहा था स्ट्रेटोस्फेयर में। और अंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन का एक जो लेयर था वो वहां से मतलब हटने लगा था, उसी को ओजोन होल भी कहते थे। तो 1989 में कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में विश्व के लीडर्स ने बैठक की, जिसमें अमेरिका ये सब देश थे। उन्होंने कहा कि भैया CFC पे बैन लगाओ, और काफी हद तक ये सफल भी रहा है प्रोग्राम। और आगे जाके 2016 में रवांडा के कैपिटल किगाली में एक और एग्रीमेंट हुआ इसी के तहत कि भैया CFC तो ठीक है, CFC को तो हमने हटा दिया है, लेकिन उसके जगह रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होता है, AC में यूज होता है, उसके जगह HFC का लोग यूज करने लगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो अब उसको भी कम करने की बात हो रही है। तो अभी हाल ही में इंडिया ने इसको रेटिफाई भी कर दिया है कि हाँ भैया ठीक है। और इंडिया को लगभग 2047 तक या 2050 तक 80% तक HFC को कम करना होगा, उसके प्रयोग को 80% तक कम करना होगा, ठीक है। तो ये चीज है ओजोन डिप्लेशन, क्योंकि अगर सीधे UV रे आने लगेंगी ना हमारे यहाँ, तो स्किन कैंसर और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे ह्यूमन लाइफ में। तो इसलिए अल्ट्रावायलेट रे को, आपको पता है ना कि कई सारी की वेवलेंथ वाली लाइट सूर्य में होती हैं। अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, विजिबल रेज है। तो सूर्य में एक तरह के वेवलेंथ के लाइट नहीं होते हैं। और आगे देखेंगे जब हम लोग लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन बनाएंगे तो मैं बताऊंगा कि कितने से कितने वेवलेंथ के बीच में अल्ट्रावायलेट आती हैं, विजिबल लाइट आती हैं, इंफ्रारेड रेज आती हैं। अब कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ O2 बाई H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ओवर इट्स प्रिपरेशन बाई KCl के। तो आपको पता है ना कि H2 रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। इसको करने के लिए बहुत ज्यादा हीट उट करने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन को बनाते हैं तो ये रूम टेम्परेचर भी हो जाता है, जबकि KClO3 में हीट करना पड़ता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या कि पोटेशियम पर मैग्नेट में भी हीट करना पड़ता है, तब जाके ऑक्सीजन बनता है। तो इसीलिए हम पहले वाले प्रोसेस को ज्यादा अच्छा से चुनते हैं, इसी को ज्यादा लोग लेबोरेटरी में चुनते हैं कि भैया इसी से ऑक्सीजन बनाओ, ये सब छोड़ो दोनों प्रोसेस से, ठीक है। तो ये चीज हो गया, पहले का आंसर यही है। हम लोग H2SO को नोट हुआ रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। दूसरा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ O2 बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ओवर फैक्टर जैसा। O2 के इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी तो ऑक्सीजन पाया जा सकता है और इलेक्ट्रोलाइसिस से भी। तो क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस ज्यादा फायदेमंद है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में प्योर ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन मिलता है और प्लस में एक बाई प्रोडक्ट भी मिलता है, क्या, H2, ठीक है, जिसका हम अलग से यूज कर सकते हैं। तो एनोड पे O2 मिलता है, कैथोड पे H2 मिलता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस का ज्यादा इंडस्ट्रियल मतलब उसको वो ज्यादा प्योर ऑक्सीजन देता है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ओवर इलेक्ट्रोलाइसिस को चुनना चाहिए। मतलब एडवांटेज है इलेक्ट्रोलाइसिस को, ठीक है। यही चीज लिखा हुआ है कि द एडवांटेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम H2, किधर गया, the advantage of preparation of oxygen by electrolysis of water over its preparation by fractional distillation of air is that industrially the process of electrolysis gives pure oxygen, also hydrogen gas is obtained as byproduct in this process, जो कि fractional distillation में नहीं होता है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्क्रबर। तो स्क्रबर का हम लोग क्या देखे थे कि स्क्रबर आर यूज्ड टू रिमूव एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए स्क्रबर्स का यूज करते हैं। लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जैसे कि सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, SO2 NO2 ये हो गया, SO2 NO2 हो गया, इनको रिमूव करने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर ये रहेंगे इन्वायरमेंट में तो एसिड रेन होगा, ठीक है। लाइम वाटर इज स्प्रेड इन स्क्रबर थ्रू विच एसिडिक ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर प्रेसिपिटेटेड। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन हो गया। आगे हम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस को 2-3 क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। और ये चैप्टर मुझे यकीन है कि आपने काफी कुछ सीखा होगा। ऑक्सीजन के बारे में तो बहुत सीखना था, उसके बारे में प्रिपरेशन,
और मेटल नॉन मेटल से उसका रिएक्शन हाइड्रोकार्बन से मेटल सल्फाइड से नॉन मेटल सल्फाइड से और बाकी नॉन मेटल ऑक्साइड से उसका रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज कंबशन उसका डिटेक्शन ऑक्सीजन का यूजेस और उसका इंट्रोडक्शन उसके बारे में एयर एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोगों ने देखा। आई होप मैंने इस चैप्टर के साथ न्याय किया हो और आगे लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। So I hope you enjoy the lecture. Thank you so much for watching this. Have a great day ahead.